जय हिंद। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास 7 के हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर का यहाँ पर नोट्स तैयार किया है। इस नोट्स को तैयार करने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आप इस नोट्स को पूरा देखते हैं यानी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको जो है बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुक में जितना सारा पॉइंट्स है सभी को मैंने इसमें डाल रखा है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या क्लास 7 में हैं तो आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण नोट्स है। तो चैप्टर प्रारंभ होता है दिल्ली की स्थापना से। दिल्ली की स्थापना जो है 12वीं सदी के आरंभ में तोमर राजा अनंगपाल के द्वारा की जाती है। उससे पहले 11वीं सदी में दिल्ली का कोई जिक्र नहीं मिलता है। 12वीं सदी के मध्य में अजमेर के चौहानों के द्वारा तोमर को परास्त कर दिया जाता है और दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है। इसी समय जो है दिल्ली में दहलीवाल नामक सिक्के भी ढाले जाते हैं। इन चौहानों को जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा परास्त किया जाता है और अपने गुलामों को जो है दिल्ली में छोड़ दिया जाता है। उनके गुलाम का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। उनके द्वारा जो है 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश की स्थापना जो है वही कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। दिल्ली के क्षेत्र में इन सुल्तानों के द्वारा अनेक नगर बसाए जाते हैं, जैसे दहली एक ऊहना जिसे आज हम लोग पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, सीरी, जहांपना आदि। अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य के अलावे प्रशासन की भाषा फारसी के इतिहास, त्वारिख से भी सुल्तान के शासनकाल की जानकारी मिलती है। यानी उस समय सुल्तान के दरबारी जो थे, लेखक, प्रशासक, सचिव, इनके द्वारा त्वारिख लिखा जाता था। ये सभी सुशिक्षित व्यक्ति हुआ करते थे, इनके द्वारा त्वारिख लिखा जाता था। इससे भी हमें सुल्तान के शासनकाल की जानकारी मिलती है। त्वारिख के लेखक जो है इनाम की आशा में नगरों यानी विशेषकर दिल्ली में रहा करते थे। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी को रजिया को सिंहासन पर बैठाया जाता था। उस समय के तत्कालीन इतिहासकार मिनहाज ए सिराज कहते हैं कि रजिया सुल्तान जो है वे सभी भाइयों में सबसे योग्य एवं सक्षम हुआ करती थी, इसीलिए उनकी बेटी को सिंहासन पर बैठाया जाता है। लेकिन उनके दरबारीगण के द्वारा एक रानी को शासक के रूप में स्वीकार करना संभव नहीं था, जिसके कारण 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में गैरीसनों यानी गैरीसन कहा जाता है रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों को। गैरीसनों के निवास के लिए बने किलेबंद यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ी जो हुआ करता था, उनके निवास के लिए किलेबंद किए जाते थे, उसी में सैनिक रहा करते थे। उनके बाहर सुल्तानों का शासन ना के बराबर फैला था। इन रक्षक सैनिकों के लिए जो आवश्यक सामग्री की जरूरत होती थी, इन्हें व्यापार, कर या लूटपाट से पूरी की जाती थी। दिल्ली से सुदूर यानी दिल्ली से बहुत दूर बंगाल, सिंध, यहाँ पर गैरीसन शहरों का नियंत्रण करना काफ़ी कठिन हो जाता था, क्योंकि बगावत के समय, युद्ध के समय और ख़राब मौसम के समय इनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता था। गैरीसन शहर को मजबूत करने की नीयत से गंगा यमुना दोआब यानी गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि है उससे जंगलों को साफ करने किया जाने लगा। वहाँ से जो है शिकारी, संग्राहकों और चरवाहों को भगाया जाने लगा। वहाँ के जो ज़मीन थे वो किसानों को दे दिया गया, जिससे वहाँ पर खेती किया जा सके और वहाँ के जो गैरीसन शहर है उनको जो है अनाज मुहैया किया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अपना सैनिक अभियान शुरू किया। पहला यही शासक है अलाउद्दीन खिलजी ही जो दक्षिण भारत में अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किए। उसके बाद जो है मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसे चरम सीमा पर पहुंचाया जाता है और वहां से हाथी, घोड़े, गुलाम एवं मूल्यवान वस्तु अपने कब्जे में ले लिया जाता है। प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी करते हैं और जो है इनको चरम सीमा पर मोहम्मद तुगलक पहुंचाते हैं। 12वीं सदी के आखिरी दशक 1193-97 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुब्बत अल इस्लाम यानी भारत की पहली मस्जिद, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली मस्जिद कौन सी है तो वो है कुब्बत अल इस्लाम, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है।
बाद में इसका विस्तार जो है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया जाता है ना। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाता है, जिसका विस्तार जो है इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा होता है। तो यहाँ पर कुब्बत अल इस्लाम का स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण जो है वो मोहम्मद तुगलक के द्वारा की जाती है और इस मस्जिद का निर्माण जो है दिल्ली में अपनी नई राजधानी मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाया गया जहां पना, वहीं पे बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। मस्जिद जो है एक अरबी भाषा का शब्द है और मस्जिद ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर मुसलमान जो है अल्लाह की आराधना में सजदा यानी कि घुटने या माथा टेक कर करते हैं। नमाजियों के सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति को इमाम कहा जाता है। इमाम यहाँ पर गलत हो गया, इमाम होता है, इमाम कहा जाता है। इमाम प्रत्येक शुक्रवार को धर्मोपदेश देते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्के की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, यानी पश्चिम की दिशा को नमाज के दौरान पश्चिम की दिशा को मुंह करके खड़े रहना को किबला कहा जाता है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान मतलब इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के जगह अपने गुलामों को सूबेदार के रूप में नियुक्त करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी इल्तुतमिश जो है सामंतों और जमींदारों से जो है सूबेदारी का पद छीनकर अपने गुलामों को दे दिया जाता है। गुलाम को फारसी में बंदगाह कहा जाता है। खिलजी और तुगलक के द्वारा भी बंदगाह का इस्तेमाल किया जाता था। निम्न वर्गीय आश्रितों को सुल्तान के द्वारा सेनापति और सूबेदार जैसे बड़े पद दिए जाते हैं। यानी निम्न वर्गीय जो आश्रित है, बंदगाह है, उनको सुल्तानों के द्वारा सेनापति एवं सूबेदार जैसे पद दिए जाते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगती है। खिलजी एवं तुगलक ने अपने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार नियुक्त किए। यह इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इक्ताओं को संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके से राजस्व वसूल करते थे। यानी ये इक्ता प्रथा जो प्रारंभ हुई, ये वेतन ना देने के बदले, यानी जो सेना नायक हुआ करते थे, जो सेना होते थे, उनको वेतन के बदले जो है किसी इलाके को दे दिया जाता था। वहाँ पर जितना सारा राजस्व होता था वो सेना नायक वसूल करते थे, वही वेतन के बदले उन्हें दिया जाता था और वे इलाके ही इक्ता कहलाते थे। थोड़े समय बाद मुक्ति को बदल दिया जाता था, यानी इसलिए बदला जाता था ताकि वंश परंपरा कायम ना रहे। अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली को सामंतों और जमींदारों से छीन लिया गया और जो है राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। उस समय जो है 3 प्रकार के टैक्स चलते थे। कृषि पर खराज लगाया जाता था, यानी कृषि पर जो टैक्स लगता था उसे उस समय के लोग खराज कहते थे। मवेशियों पर लगाया जाता था और घरों पर लगाया जाता था। इस तरह के टैक्स उस समय हुआ करते थे। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में इब्न बतूता भारत आए। यानी मोरक्को से जो है इब्न बतूता भारत आते हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त करते हैं। अपने राज्य के जो है न्यायाधीश नियुक्त करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल जो है 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सिनिया यानी आज के जो है उज्बेकिस्तान, यहाँ पर हमला करते हैं। उसके बाद दिल्ली सुल्तान खिलजी एवं तुगलक को भी जो है इसका धावा झेलना पड़ता है। यानी चंगेज खान जो है भारत आए थे खिलजी एवं तुगलक के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी नामक शहर की स्थापना की जाती है, जिसमें सभी रक्षक दल के सैनिक रहा करते थे। सैनिकों को पेट भरने के लिए इसने जो है पैदावार पर 50% तक टैक्स यानी 50% कर लगा दिया था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर वेतन देना शुरू किया। यानी सैनिकों को नगद वेतन पहले पहल देना कौन प्रारंभ किया?
तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन जो है दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू करते हैं। मोहम्मद तुगलक ने नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर पुराने शहर दहली ए कुहना को खाली करवाकर सैनिक छावनी बना देते हैं। मोहम्मद तुगलक जो है वो नया गैरिसन शहर नहीं बनाया अपने सैनिकों के लिए, बल्कि जो पुराने शहर थे दहली ए कुहना, इसको सभी नागरिकों से खाली करवा देते हैं और जितने सारे निवासी इसमें रहते थे पुराने शहर में, उसको अपनी नई राजधानी दौलताबाद भेज देते हैं। सैनिकों की विशाल सेना की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वे अतिरिक्त कर भी लगाते हैं। इसी दौरान जो है वहाँ पर यानी उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ जाते हैं, है ना। तो मोहम्मद तुगलक का शासन काफ़ी खराब रहा। तुगलक के द्वारा जो है टोकन मुद्रा चलाया जाता था, जिसे सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं, जो सोना या चांदी का ना होकर सस्ती धातु के बना होता था। तो सस्ती धातु के बने होने के कारण इनका जाली सिक्का चलाना काफ़ी आसान था, जिसके कारण ये सिक्का जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। इस तरह मोहम्मद तुगलक का प्रशासनिक कदम जो है काफ़ी असफल रहा। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली एवं आगरा पर सैयद एवं लोदी वंश का राज रहता है। शेरशाह सूरी जो है 1540 से 55 यानी 15 वर्षों तक जो है वो दिल्ली पर शासन करते हैं। शेरशाह सूरी बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना प्रारंभ करता है और आगे चलकर हुमायूं तक को चुनौती दे देती है। मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती देता है और उसे परास्त भी करता है और 15 वर्षों तक दिल्ली पर सूर्यवंश का शासन रहता है। और शेरशाह सूरी जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है प्रशासन प्रणाली को अपनाता है। इसमें वो काफ़ी सफल रहता है। बाद में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा भी जो है शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया जाता है। अकबर के द्वारा 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया जाता है। यही कुछ जो है इस चैप्टर का मूल जो है पॉइंट्स था। तो चलिए अब इसमें कुछ प्रश्न है, हम प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो दिल्ली को पहल राजधानी दिल्ली में अनंगपाल तोमर के द्वारा स्थापित की गई। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल के प्रशासन की भाषा थी फारसी। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो सबसे अधिक विस्तार की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को से भारत आया था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो इस चैनल पर हम लोग डालते रहते हैं। धन्यवाद।